हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। हाँ, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और आप भी जो मुझे नहीं जानते हैं आप अपने बारे में बता सकते हैं। आई एम सी अखिलेश महेश्वरी और मैं आपको जो आप फाइनल में पढ़ना है उसमें पेपर नंबर कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? पेपर नंबर 14। पेपर नंबर 14 SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज सिर्फ हम एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि भैया इसमें अपने को सीखने को क्या मिलेगा। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम तो आप सब लोगों ने इंटर में पढ़ा ही है। अब ये क्या आ गया है? एसएफएम आ गया, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और पूरा 100 मार्क्स का इस बार रहने वाला है आपका एफएम। पूरा 100 मार्क्स का स्कोरिंग होने वाला है एफएम का। ओके, क्या लगता है आपको इसमें क्या क्या मिलेगा तुमको? कभी सुना है अपने सीनियर से कि एफएम कैसा है, एसएफएम कैसा है? कभी पूछा हो आप लोगों ने? इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, किसी ने बताया हो? किसी ने भी नहीं? सर ओके, पूछा ही नहीं होगा। ठीक है चंचल, हम किसी को जानते ही नहीं है। अरे अरे ठीक है सर, ओके कोई ना, चलो बेस्ट है फिर तो। अब सुनो क्या क्या सीखने को मिलेगा तुमको एसएफएम के अंदर। न्यू सिलेबस है तुम सबका, सिलेबस 2022, सिलेबस 2022। ओके नाउ सर, सिलेबस 16 और सिलेबस 22 में कोई डिफरेंस है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेबस 16 और सिलेबस 22 में कोई डिफरेंस है क्या? तो सुनो, वो डिफरेंस सुन लो पहले। डिफरेंस केवल इतना है, ये सेक्शन ई, सेक्शन ई डिजिटल फाइनेंस 5 नंबर का, ये आपके एड ऑन कर दिया गया है पार्ट। ये डिफरेंस है, 5 नंबर आपके बढ़ा दिए गए हैं डिजिटल फाइनेंस नाम से। मतलब एक सेपरेट सेक्शन थे तो पहले भी 100 मार्क्स था, लेकिन सेपरेट सेक्शन डाल दिया गया डिजिटल फाइनेंस का। इसमें क्या आएगा? इसमें आपको क्रिप्टो के बारे में बताया हुआ है, इसमें आपको यूपीआई के बारे में बताया हुआ है, डिजिटल करेंसी के बारे में बताया हुआ है, जो आप आए दिन सुनते रहते हैं। तो 5 नंबर का अपना ये रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन रहने वाला होगा ऑब्वियसली 5 नंबर के अंदर। तो 5 नंबर का ये चीज आपको एड ऑन कर दिया गया है। बाकी जो रखा गया है, सारे टाइटल, सारे जितने भी आपके सेक्शंस हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम रखे गए हैं। सब कुछ सेम है, जैसा पहले सिलेबस 16 में था सेम वही सिलेबस 22 में भी है। 5 नंबर का बस अलग से एक टॉपिक ऐड कर दिया गया। अब इस सेक्शन ए में जो 25 नंबर कवर करता है, 25 मार्क्स, सेक्शन ए वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसमें भी सिक्योरिटाइजेशन वाला पार्ट आप बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको याद है क्या? मैंने, अगर किसी ने मुझसे इंटर में पढ़ रखा था तो मैंने उसे कहा था कि ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है फाइनल के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर है वो जो इंटर के अंदर मैंने कैपिटल बस्टिंग पढ़ाया था सेम वैसा ही मिलेगा। हाँ रिया, तो मैंने कहा था इंटर में जो मैं कैपिटल बस्टिंग पढ़ा रहा हूं वो आपके फाइनल के अंदर फर्स्ट चैप्टर में काम आने वाला है। एज इट इज, नोट्स भी चेंज नहीं करवाने वाला मैं, सेम रहने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल है, ये आपका सेम वही पार्ट है, वही एनपीवी, आईआरआर वगैरह सब कुछ याद है ना तुमको? एफएम तुम्हें अच्छी लगती होगी आई थिंक। क्या क्या था, कुछ मेथड्स के नाम याद दिलवाना मुझे। कौन कौन से मेथड हुआ करते थे? पे बैक पीरियड, ओके भावना, ओके सलोनी, हाँ जी, एनपीवी था, पोस्ट पे बैक था, आईआरआर था, ओके, पीआई था, ओके, ईएनपीवी था, ईएनसी इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट था, हाँ एआरआर भी था, ओके, मॉडिफाइड, हाँ आईआरआर था, मॉडिफाइड एनपीवी था। वो सब चीजें वापस यहाँ पे
सीखने को मिलेगी एज इट इज। हाँ, रेसिप्रोकल मतलब जो नोट्स आपके इंटर में थे ना, सेम यहां पर भी होंगे फर्स्ट चैप्टर में। एक दो चीजें हम और ऐड कर देंगे, कैपिटल रैशनिंग वगैरह वो और ऐड कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा सेम है। क्वेश्चंस भी आपको थोड़े बहुत तो एज इट इज दिख जाएंगे, कुछ एड ऑन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो सेक्शन ए में ही कवर हो रहा है, ये है इवोल्यूशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हालांकि अभी आपके सिर्फ करिकुलम आया है, एसएफएम के अंदर आपका पूरा डिटेल अभी तक मॉड्यूल मिला नहीं है। इंस्टीट्यूट वालों ने एसएफएम का अभी तक मॉड्यूल नहीं लॉन्च किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इवोल्यूशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा? अब डिसीजन मेकिंग के हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, जहां पर हम रिस्क को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिस्क को भी कंसिडर करेंगे। यहां आपको सीखने को और मेथड्स मिलेंगे। यहां पर आप स्टैंडर्ड डिवीएशन के बारे में सीखेंगे, स्टैंडर्ड डिवीएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैट्स, हाँ थोड़ा सा स्टैट्स वाला पार्ट लगेगा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके, और भी बहुत कुछ प्रोबेबिलिटी बेसिस पर, प्रोबेबिलिटी नहीं है बट प्रोबेबिलिटी बेसिस पर डिसीजन रहेगा, ऐसा नहीं समझ लेना मैथ्स वाला पार्ट आ गया ना, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिसीजन ट्री आएगा, डिसीजन ट्री एनालिसिस, डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन के लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम बना के उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, आरएडीआर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आएगा। आरएडीआर में क्या होगा सर? अच्छा एक बात बताओ, पहले हम लोग क्या करते थे, इंटर तक कोई भी दो प्रोजेक्ट हुआ करते थे, उसको कंपेयर जब करते थे तो सेम डिस्काउंटिंग रेट यूज कर लिया करते थे, सेम डिस्काउंटिंग रेट, राइट, करते थे कि नहीं करते? दो प्रोजेक्ट है, कंपेयर करना है, दोनों को डिस्काउंटिंग कर दिया 10% से, सेम डिस्काउंटिंग रेट से हम क्या करते थे, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देन कंपेयर करते थे। इस बार क्या बोल रहा है सेकंड वाले चैप्टर में, कहा कि भैया हर प्रोजेक्ट का रिस्क अलग अलग होता है, एंड मोर रिस्क देन मोर शुड बी द रिटर्न। तो जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा होगा वहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा तो वहां पे डिस्काउंटिंग रेट भी आपको ज्यादा वाला लेना होगा। ये सिखाता है हमें आरएडीआर मेथड, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट कैसा लेना है? अकॉर्डिंग टू रिस्क लेना है। फिर एक मेथड और, सीईसी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। क्या भैया ये जो हम फ्यूचर में कहते हैं कि है ना, हमें फर्स्ट ईयर में 1 लाख की कमाई होगी, कैश इनफ्लो होगा, सेकेंड ईयर में 2 लाख का कैश इनफ्लो होगा, मैंने कहा ये सर्टेन है क्या? तो कहा कि नहीं सर ये सर्टेन नहीं है, इसमें तो रिस्क इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा सर्टेन बताओ, कहा सर्टेन तो ऐसा है कि सर्टेन कैश फ्लो, 1 लाख में से मैं बोल सकता हूं गारंटी से 80,000 तो मिल ही जाएगा, 2 लाख में से गारंटी से 1,50,000 तो मिल ही जाएगा, तो गारंटी मतलब सर्टेन हो गया। इसके लिए आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर गिवन होगा, दैट इज 80% सर्टेन है पैसा मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में 75% सर्टेन है कि पैसा मिल जाएगा, 75% पैसा तो मिल ही जाएगा। ये कहलाएगा आगे चल के सीईसी अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट अप्रोच। तो अलग अलग मेथड्स आने वाले हैं, और ठीक है जो मेथड्स आप सीखे हैं उससे और आगे। लीजिंग डिसीजन में हमें क्या सीखने को मिलेगा? सिक्योरिटाइजेशन एक थ्योरेटिकल पार्ट रहने वाला है। लीजिंग डिसीजन में हमें क्या सीखने को मिलेगा? लीजिंग डिसीजन में कि हम एसेट खरीदें या लीज पर लें। कोई भी मशीनरी वगैरह है ये हम लीज पर लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है या परचेज करना बेनिफिशियल है, हायर परचेज पे लें या लीज पे लें। तो इस तरीके से हमें कंपेयर करना होगा और डिसीजन देना होगा कि क्या चीज हमारे लिए बेस्ट है, लीज पर लेना या खरीदना। ओके, ये रहेगा आपका सेक्शन ए, टोटल 25%, 25 नंबर का। पहले इस तरीके से डिफाइन नहीं कर रखा था, सिर्फ 25% दे रखा था। अभी इन्होंने ऐसा डिफाइन किया कि इससे 10 नंबर का, इससे 10 नंबर का, इससे 5 नंबर का, बट मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बोले हैं 10, 10, 5, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से दे। हम तो ये 25 नंबर का ये दे देगा वही बहुत है।
अगर 25 नंबर का ये पेपर दे देंगे इसमें से तो वही ठीक है, वरना इसमें भी गोलमाल कर जाते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग यहां से शुरू करेंगे कल, हम लोग यहां से शुरू करेंगे। स्टार्ट विद दिस सेक्शन बी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो एसएफएम पढ़ने का तरीका क्या रहता है, या तो सेक्शन ए से स्टार्ट कीजिए और फिर कंटिन्यू सेक्शन बी, सी और डी पढ़िए, कंटिन्यू। पहले ऐसे नहीं, पहले ये सेक्शन पढ़ लिया, डेरिवेटिव वाला पोर्शन पढ़ लिया, फिर ये फॉरेक्स वाला पोर्शन उससे पहले पढ़ लिया। ये सब नहीं चलता, क्योंकि अगर आपको पहले अगर एसएपीएम आएगा, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तभी उसके बाद एसएपीएम है प्लस इसी के अंदर म्यूचुअल फंड भी है। जब ये आप सीख जाएंगे बेसिक से, तो उसके बाद डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, ये लाइन से इसका एक सीक्वेंस है पूरा, एसएपीएम देन डेरिवेटिव और देन फॉरेक्स। कैपिटल बस्टिंग का जो पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला जो पार्ट है, वो आप पहले भी पढ़ सकते हो और सबसे लास्ट में भी पढ़ सकते हो। तो हम इस बार उसे सबसे लास्ट में रखने वाले, मैं किसी बैच में पहले करवा देता हूँ, किसी बैच में लास्ट में करवा देता हूँ। अभी फिलहाल हम उसको सबसे लास्ट में। हाँ यश, पूरा शेयर मार्केट हो गया है। हाँ जी, वेट करना एक बार। हाँ जी, तो एसएपीएम, म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव और देन फॉरेक्स, ये हम पूरा सीक्वेंस रखने वाले हैं। कैपिटल बस्टिंग हम सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, सिक्योरिटी एनालिसिस एसएपीएम के अंदर क्या मिलेगा सर हमको? एसएपीएम के अंदर आपको सबसे पहले एज इट जो नाम से पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस। हालांकि जो मुझसे इंटर पढ़ा है उसने सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। अगर आपको वो लाइन याद हो तो, किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। ये हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस में काम आने वाली है। इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, अगर आपको याद है तो। बट मुझे पता है कि तुम लोग के एग्जाम के बाद इतनी बड़ी छुट्टियां सब भूल चुके हो तुम लोग। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी में हमारे लिए रिटर्न कितना मिलने वाला है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की रिस्क कैसी होगी, रिस्क कितना है उस सिक्योरिटी में, ये सब हम जानेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? अच्छा बताना, एक अगर आपका पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी पर्टिकुलर, किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में किसी एक कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे या एक से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर आपके पास पैसा है तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या एक से ज्यादा कंपनीज में? रिया ने कहा एक से ज्यादा कंपनीज में। ओके, रिया, यश, भावना कह रहे हैं एक से ज्यादा कंपनी में। ऐसा क्यों? इन्फोसिस कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है, कितनी बढ़िया कंपनी है, सारा पैसा उसमें लगा दें, ऐसा चलेगा? यश ने कहा और रिया ने भी कहा रिस्क डिवाइड हो जाएगा सर। रिस्क, हाँ जी, रिस्क कम हो जाएगा। आप अपनी रिस्क को क्या कर देंगे? डाइवर्सिफाई कर देंगे अलग अलग सेक्टर्स में, कंपनीज में। अच्छा एक बात बताओ, फिर अपन एक काम करते हैं, अपना पैसा एसबीआई में लगा देते हैं, एचडीएफसी बैंक में लगा देते हैं और एक्सिस बैंक में लगा देते हैं। हाँ जी, और किस में लगाएं? यूनियन बैंक में लगा देते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में लगा देते हैं। चलेगा? बोलो, हम अपना पैसा इन कंपनीज में लगाएं, चलेगा? क्या हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया है? अच्छा चंचल, ओके यश, हाँ सर, ये पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर हो गया है। तो जो हम पैसा लगाएंगे, आपने कंपनीज तो अलग अलग चूज कर लिया, लेकिन आपको सेक्टर भी अलग अलग डिसाइड करना होगा, चूज करना होगा। बैंकिंग सेक्टर में लगाओ, एफएमसीजी सेक्टर में लगाओ, होटल इंडस्ट्री में लगाओ, ठीक है ना, आईटी सेक्टर्स में लगाओ। तो अलग अलग सेक्टर में आपकी जो कंपनीज होनी चाहिए वो अलग अलग सेक्टर की बढ़िया कंपनीज भी होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए।
फिर जाके इन्वेस्टमेंट करने का मजा है। सर क्या हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है? यस, आपको यहां पर दे रखा है, आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी है और टेक्निकल एनालिसिस भी है। क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? हाँ सर, फंडामेंटल मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसा है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वहां मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजें उसकी फंडामेंटल एनालिसिस में आएंगी। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है फंडामेंटल में भी? इंडिया है, इंडिया में निवेश करने का मौका है अपने पास, अलग अलग सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है, होटल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज है। तो पहले किसके बारे में सोचना चाहिए? कोई भी इन्वेस्टर पहले किसके बारे में सोचेगा? कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में, या इंडिया के बारे में? कोई भी इन्वेस्टर, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और कुछ फॉरेन के लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले वो डायरेक्ट कंपनी को हिट करेगा या सेक्टर को प्रेफर करेगा या पहले इंडिया के बारे में सोचेगा? हाँ सलोनी, पहले वो उस कंट्री के बारे में सोचेगा जहां पर इन्वेस्ट करना है। जाओ तुम जाके श्रीलंका में इन्वेस्ट कर दो, बहुत बढ़िया कंपनी चल रही है वहां पर, नहीं करोगे फिर? तो पहले कंट्री के बारे में सोचा जाएगा, इकोनॉमिक का पूरा एनालिसिस, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री यहां पे ज्यादा डुबाना नहीं है, पक्का वहां है, डूबना ही है वहां पक्का, यस। तो पहले कंट्री के बारे में इकोनॉमिक एनालिसिस, आपकी इकोनॉमी कैसी है, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, फिर उसके बाद उस कंपनी, उस इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री बेनिफिट पहुंचा रही है। तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, वहां पे ग्रो कर रहा है, आईटी सेक्टर कर रहा है, या फार्मा सेक्टर कर रहा है, या कोई और सेक्टर कर रहा है, और उस सेक्टर में भी कौन सी कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, SAPM की बात कर रहा हूं, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके बाद आपको मिलता है टेक्निकल एनालिसिस सीखने को। टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखने को मिलेगा, देखो, हाँ जी, शो हो रहा है आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट। हाँ जी, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, कभी देखा है किसी ने? कभी इस तरीके से जीरोधा का प्लेटफॉर्म देखा है, या किसी और ब्रोकर का? जीरोधा क्या है सर, ये एक ऐसा है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने को ब्रोकरेज सर्विसेज, जो अपने को डीमेट सर्विसेज वगैरह, जहां पे हम अपने को एक ऐसा जगह प्रोवाइड करवाया जहां पर हम जाकर अपना शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ओके, आपने दिखाया था रिलायंस का, ओके, यश, सलोनी, चंचल, ठीक है। तो ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज हम जीरोधा भी है अपने इंडिया में, और कौन कौन सी है, एंजल भी है, और कौन सी है, ग्रो भी है, काफी सारे हैं, शेर खान भी है। तो काफी सारे हैं जहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और फिर आप अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले बात करता हूं टेक्निकल एनालिसिस में, अगर कोई ये जानता है निफ्टी 50 के बारे में तो मुझे बता दे, ये क्या है सर, ये आपने क्या ओपन कर रखा है? ये बाजू में निफ्टी 50, TCS तो चलो समझ में आया सर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंपनी है, SBI ओन कर रखा है, रिलैक्सो कर रखा है, ठीक है, लक्स इंडस्ट्रीज कर रखा है। चंचल कह रही है टॉप 50 कंपनीज, ओके,
अच्छा तुम्हें पता है अपनी कंपनीज इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज है, बहुत बार सुना है लिस्टेड कंपनीज, ये कहां पे लिस्टेड है? ये लिस्टेड कंपनी, ये अनलिस्टेड कंपनी। हाँ रिया चंचल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। और इन जब ये बने थे तब इनको एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया कुछ कंपनीज के बेसिस पर। निफ्टी क्या करता है, एनएससी का जो इंडेक्स है वो वैल्यू है, उसे नाम दिया गया निफ्टी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स वैल्यू है उसे नाम दिया गया है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स वैल्यू है उसे नाम दिया गया सेंसेक्स। निफ्टी एंड सेंसेक्स, निफ्टी मिला है कितनी कंपनी से मिलकर? 50 कंपनी। जब इस निफ्टी को वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम टॉप 50 कंपनीज को लेंगे, और वो टॉप 50 कंपनीज में का वैल्यूएशन के बेसिस पर हमने निफ्टी को एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया था। अब जैसे जैसे उन टॉप 50 कंपनीज में उनका मार्केट वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। और अगर ओवरऑल वो 50 कंपनीज नीचे उनका वैल्यूएशन डाउन होगा तो निफ्टी का वैल्यू भी डाउन होगा। तो निफ्टी 50 उन 50 कंपनीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। हम आगे जाकर, अच्छा ये 50 कंपनीज बेस्ट कंपनीज होती है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, तो आगे चलकर हम एफएम के अंदर निफ्टी को मार्केट वर्ड से डिनोट करेंगे। निफ्टी को हम मार्केट वर्ड से डिनोट करेंगे। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब निफ्टी रिटर्न। ओके, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है, प्रॉपर टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉप 50 कंपनीज ओवरऑल इंक्रीज होगा तो निफ्टी वैल्यू इंक्रीज होगा, टॉप 50 कंपनीज ओवरऑल अगर डाउन होगा तो निफ्टी का वैल्यू भी डाउन होगा। ऐसे ही सेंसेक्स भी होता है। सेंसेक्स जो मिला है वो टॉप 30 कंपनीज को मिलकर बना है। टॉप 30 कंपनीज को मिलकर, यस सलोनी, उन्होंने एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया। अब जैसे जैसे समय के साथ साथ वैल्यूज, कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता गया, वैसे वैसे सेंसेक्स का वैल्यू भी बढ़ता गया। ओके, तो ये कहानी रहेगी एनएससी और बीएससी की। अब हमें ट्रेड कैसे, प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? क्या हम निफ्टी में परचेज और सेल कर सकते हैं क्या? सर हम टीसीएस है, टीसीएस का शेयर खरीद सकते हैं, एसबीआई है, एसबीआई का शेयर भी खरीद सकते हैं, रिलैक्सो का शेयर खरीद सकते हैं, लग्जरी इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद सकते हैं। क्या वैसे ही मैं निफ्टी भी खरीद सकता हूं क्या? बोलो, क्या मैं निफ्टी भी खरीद सकता हूं क्या? यस और नो? यश ने कहा नो, सिद्धांत ने कहा यस, सलोनी हाँ शायद, ओके, चंचल मे बी यस। ओके सुनो, देखो मैं यहां टीसीएस पे गया, जैसे ही टीसीएस पे अपने कर्सर को लेके आया, यहां पे बाय और सेल लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पे ये बाय वाले बटन पे क्लिक कर दूं तो बाय टीसीएस, ठीक है जी, बाय टीसीएस लिखा हुआ आया। हम इंट्राडे भी कर सकते हैं। जानते हो इंट्राडे क्या होता है? सेम डे परचेज एंड सेल। इंट्राडे, आप आज ही टीसीएस का शेयर खरीदे अभी, और अभी थोड़ी देर में वापस, या हैंड टू हैंड विद इन अ मिनट आप क्या कर सकते हैं, उस शेयर को वापस बेच सकते हैं। इंट्राडे कब तक? मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 तक, यस, और उससे पहले 9 बजे प्री ओपनिंग होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आप इंट्राडे मतलब सेम डे बाय और परचेज। अच्छा एक और बताओ, क्या मैं सेम डे सेल करके फिर परचेज कर सकता हूं क्या? मेरे पास शेयर नहीं है टीसीएस का, लेकिन क्या मैं पहले बेच दूं और फिर खरीद लूं? ऐसा पॉसिबल है? शेयर नहीं है मेरे पास, क्या मैं पहले बेचकर फिर खरीद सकता हूं? यश, चंचल, सलोनी ने कहा हां, रिया ने कहा ना। ओके, इट इज पॉसिबल रिया,
पहले सेल करके शाम तक मैं उसे वापस खरीद लूं तो ये पॉसिबल है। इंट्राडे में ये पॉसिबल है, इंट्राडे के अंदर ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बोले तो आज के बाद, आज खरीदा कल बेचना है, परसों बेचना है, 1 साल बाद बेचना है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15, 20, 25, 100 साल बाद बेचना है, हमें नहीं बेचना, हमारे आगे जो जनरेशन है उसको छोड़ देंगे, वो बेच लेगी, कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना होगा फॉर लॉन्ग टर्म। और इस केस में आप पहले परचेज ही कर सकते हो ऑब्वियसली, उसी के बाद ही आप क्या कर पाओगे, सेल कर पाओगे। तो टीसीएस का जैसे मैंने ओपन किया, मेरे पास बाइंग का ऑप्शन भी मिला, ओके, और सेल का ऑप्शन भी मिल जाता है मेरे को। ऐसे किसी भी शेयर में मैं बाय और सेल कर सकता हूं। लेकिन निफ्टी के अंदर जब मैं गया कर सकता, देखो एसबीआई के अंदर भी बाय सेल आ रहा है, रिलैक्सो में भी आ रहा है, लक्स इंडस्ट्रीज में भी आ रहा है, लेकिन निफ्टी के ऊपर जब मैं अपने कर्सर को लेके गया तो वहां पे बाय और सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि निफ्टी कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई शेयर इश्यू नहीं कर रखा है, तो इसमें आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर पा रहे। तो सर हमने तो सुना है निफ्टी बढ़ा है, निफ्टी घटा, और ये देखो निफ्टी का चार्ट भी है, तो इसमें ट्रेड क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो निफ्टी में भी ट्रेड पॉसिबल है। उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है डेरिवेटिव्स वाला, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, डेरिवेटिव्स वाला, वहां पर सीखेंगे। निफ्टी फ्यूचर, जहां पर अपन पढ़ेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कभी नाम सुना हो तो, या पहली बार सुन रहे हो तो एक अलग बात है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब नाम आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर दीजिए। आप इनके बारे में, हाँ सलोनी बताते हैं, आप इनके बारे में अब जानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टर्म्स अगर एकदम नहीं रही तो जब मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आपको फर्स्ट टाइम अगर वो वर्ड सुनोगे तो थोड़ा परेशानी तो होगा। लेकिन यही वर्ड्स आप अगर पहले सुने हुए रहेंगे, समझे हुए रहते हैं थोड़ा थोड़ा कि होता क्या है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा फिर। हाँ जी, वेट करवाते हैं, फेमस इसलिए। अच्छा जी, चलो नहीं, हाँ जी, डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सुनो, अभी मैंने आपके साथ बात किया इंट्राडे का, मैंने आपके साथ बात किया लॉन्ग टर्म का, पैसा इन्वेस्ट करने का, मार्केट में ट्रेड करने का एक तरीका इंट्राडे, एक तरीका लॉन्ग टर्म, और एक तरीका फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य नहीं, फ्यूचर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। जैसे आप टीसीएस खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वैसे ही फ्यूचर खरीद सकते हैं और फ्यूचर बेच सकते हैं। फ्यूचर को फ्यूचर ना मान के एक प्रोडक्ट की तरह डील करना। जैसा एक आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो हो गया कंपनी और कंपनी का शेयर, और टीसीएस दिसंबर फ्यूचर, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से, और टीसीएस फ्यूचर जो डेरिवेटिव है उसका अंडरलाइंग एसेट कौन हुआ, टीसीएस, जिससे वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है। ऐसे ही एसबीआई फ्यूचर एसबीआई से वैल्यू डिराइव करता है, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर निफ्टी से वैल्यू डिराइव करता है। तो लोगों को क्या करना था, निफ्टी में भी ट्रेड करना था। अब वो निफ्टी में ट्रेड करने का जरिया उन्होंने क्या निकाला, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप ट्रेड करो। निफ्टी में डायरेक्ट नहीं, बट हाँ रास्ता निकाल दिया, हो गया ट्रेड। निफ्टी फ्यूचर में आप ट्रेड करो। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे समझेंगे अपन क्या होता है फ्यूचर। तो अभी आपको बस बता दिया, फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव, ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव, जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। ओके, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये भी क्या है, डेरिवेटिव्स ही हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किससे, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब टीसीएस फ्यूचर के लिए टीसीएस, टीसीएस का कॉल ऑप्शन के लिए टीसीएस, टीसीएस का पुट ऑप्शन के लिए टीसीएस, एसबीआई के लिए एसबीआई फ्यूचर, एसबीआई कॉल ऑप्शन, एसबीआई पुट ऑप्शन के लिए एसबीआई, जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं उस अंडरलाइंग एसेट से। ओके, ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अब क्या सीखने को मिलेगा, दिस वन, ये चार्ट,
ये चार्ट कौन सा चार्ट कहलाता है? कैंडल स्टिक चार्ट। सर ये सब बताओगे आप? नहीं, अपनी बुक्स में इतना सब कुछ नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ फिर भी मैं जहां जहां मौका मिलेगा आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे लेके आके समझाऊंगा सारी चीजें, डेरिवेटिव्स वगैरह के अंदर प्रैक्टिकली दिखाकर लाइव, क्योंकि इसी से सीखने में आसानी हो जाती है। तो ये बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न ये कैंडल्स है। कैंडल्स कोई कैंडल रेड है, कोई कैंडल ग्रीन है। इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि रेड कैंडल का मतलब है इस 5 मिनट, मैंने जो चार्ट लगा रखा है निफ्टी का, वो 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। अगर आप कहें तो मैं एक काम करता हूं, निफ्टी का हटा के टीसीएस का लगा देता हूं। ये लीजिए, यस टीसीएस का। ये टीसीएस का मैंने चार्ट ओपन किया, कैंडल स्टिक चार्ट। ग्रीन कैंडल ये शो करता है कि शेयर का प्राइस बढ़ा है, और रेड कैंडल ये शो करता है, रेड कैंडल, कि शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। ये कैंडल कैसे बनता है? ये रेड कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल, इस कैंडल को देख के आप क्या समझ सकते हैं? कैंडल को देखकर आप क्या समझते हैं? सर रेड है तो गिरा है और ग्रीन है तो बढ़ा है, अभी बताया। मैंने कहा और क्या समझ सकते हैं? और ये समझा जा सकता है कि जैसे ये ग्रीन कैंडल है, यहां पे ओपनिंग हुआ, इस 5 मिनट के ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इस कैंडल को देख के देखा जाएगा, दिस वन इज द ओपनिंग प्राइस। यहां पे ये क्लोज हुआ, इस ड्यूरेशन में शेयर का प्राइस यहां तक हाई गया और यहां पे इसने लॉ बनाया। OHLC चार्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, ओपन हाई लॉ क्लोज, OHLC। और ऐसे ही रेड के अंदर जब गिरा उस ड्यूरेशन में, ओपनिंग यहां पर, क्लोजिंग यहां पर। ऐसा क्यों सर? रेड है इसका मतलब ओपन ज्यादा पे हुआ था और क्लोज कम पे हुआ। ग्रीन का मतलब है ओपन कम पे हुआ है और क्लोज ज्यादा पे हुआ है। एंड दिस वन इज हाई एंड दिस वन इज लो। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस में और भी चीजें आती हैं, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह भी आते हैं, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड्स। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जैसे कि अगर मैं SBI शेयर की बात करूं, SBI शेयर की बात करूं, दिस वन देखना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये SBI शेयर की बात करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं बदलकर यहां पर 1 डे का अगर करूं, और इसको भी मैं एक बार बदलकर 1 मंथ का कर देता हूं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस का थीम समझिएगा। हाँ जी, 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत काम आते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जस्ट लाइक SBI 2014 में यहां पर सपोर्ट लिया और शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ। 2016 करीब यहां पर अगेन सपोर्ट लिया और शेयर का प्राइस फिर इंक्रीज हुआ। फिर जब इस बार कोरोना टाइम में 2020-21 में अगेन जब यहां पर आया था SBI का शेयर, तो जो लोग मार्केट जानते थे पहले से, उन सब लोगों ने देखा कि अच्छा SBI अपने सपोर्ट लेवल पर आ गया है, अब यहां से पक्का बढ़ेगा। और अगर किसी ने वहां पर बाइंग कर ली है 160 रुपए में, तो आज SBI का शेयर 577 रुपए है, 577। जरा देखना कितना फायदा हुआ, 400 रुपए का हम मान सकते हैं फायदा हो गया। कब से कब तक? सिर्फ करीब
1.5-2 साल, 2 साल पूरे भी नहीं हुए, 2 साल मान लो, चलो 2 साल में 400 रुपए का फायदा। मतलब अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता 16 लाख तो आपको उस पर 40 लाख रुपए का फायदा हो जाता, सिर्फ नॉलेज से, शेयर मार्केट की नॉलेज से। अगर आपने 1,60,000 भी इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 4 लाख रुपए की कमाई हो जाती। समझ में आया? दिस इज सपोर्ट, और यही सपोर्ट आगे जाके क्या बन जाता है, रेसिस्टेंस भी बनता है। रेसिस्टेंस जैसे यहां पे टच किया, फिर डाउन हुआ था, अगेन यहां पे एक प्रेशर दिखाई दिया, रेसिस्टेंस लेवल, फिर हल्का सा उस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, बट फिर अगेन प्रेशराइज होकर ये फिर यहां पे डाउन हो गया। दैट इज रेसिस्टेंस लेवल। ओके, और कभी ना कभी तो रेसिस्टेंस लेवल टूटेगा। हाँ, टूटा, आगे जाके इन फ्यूचर यही सपोर्ट लेवल बन जाएगा। आज जो रेसिस्टेंस है अगर वो तोड़ के शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, आगे जाकर इन फ्यूचर कभी एसबीआई का शेयर गिरेगा ना, तो अब ये शानदार वाला रेसिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, एसएफएम, एसएपीएम के अंदर। हालांकि हम इतना नहीं पढ़ने वाले हैं इतना डिटेल में, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं जब भी ओपन करूंगा और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली तुमको ये सब प्रैक्टिकल चीजें बताता रहूंगा। ओके, तो अभी अपना ओवरव्यू अधूरा है। एसएफएम का ओवरव्यू 1 दिन नहीं 2 दिन लेता है, ठीक है? तो अभी ओवरव्यू चल रहा है, बाकी के ओवरव्यू के लिए कल का क्लास देखेंगे। बताइए कैसा लग रहा है तुमको एसएफएम सुनने से, समझने से आज? हाँ जी, क्या सोच रहे हैं आप एसएफएम के बारे में? यश कह रहा है इंटरेस्टिंग है सर, सलोनी कह रही है थोड़ा सा हार्ड है सर, रिया इंटरेस्टिंग, हार्ड नहीं है, हमें बार बार पढ़ना है। ओके, अनुष्का इंटरेस्टिंग, चंचल बढ़िया। हार्ड कह सकते हैं सलोनी, कोई गलत नहीं बोल रहे हो आप, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज होती है ना तो वो हार्ड भी इजी लगने लग जाती है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए इन टर्म्स को है ना, हाँ ओके मोनिका मस्त है, ठीक है, इन टर्म्स को कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में बताऊंगा, और फिर आपको क्या करना है, वापस इसको एक बार देखना है। इसके लिए मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखे हैं। हाँ मजा आएगा पढ़ने में। 4 वीडियो बना रखे हैं, आपके साथ शेयर भी किया। मैं आज फिर 202 नंबर आपका जो बैच है उसमें फिर मैं शेयर करूंगा, वो 4 वीडियो जरूर देखना। उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उनको बार बार, जब तक वो क्लियर ना होना माइंड में, देखना उन वीडियोस को। उसके बाद आपको कभी एसएफएम टफ लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको खुद को मजा आएगा। वो 4 वीडियोस आपको देखने हैं बस। क्लियर है वाली चीज? मैं ग्रुप में शेयर करूंगा वो 4 वीडियोस का लिंक, पर आपको टाइम निकाल कर वो 4 वीडियोस देखने हैं इन्हीं 1-2 दिनों में। फिर वापस भूल जाओ तो फिर थोड़ा टाइम में फिर देखना, क्योंकि मार्केट है भैया। ऑप्शन जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको सीखने में बहुत टाइम लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हें बहुत टाइम लगता है, वो बार बार कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सीखते हैं और फिर बार बार भूलते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके दिमाग में भी। तो इसलिए अपने को क्या करना है, धीरे धीरे उसको सुलझाना है। बार बार पढ़ेंगे, बार बार सीखेंगे ना, तो हो जाएगा सॉल्व। चलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है, पैसा कमाने सीएमए बन के करोगे क्या? उस पैसे का इन्वेस्ट तो करोगे कि नहीं करोगे? तो मस्त पैसा इन्वेस्ट करने का है, और उसके लिए आपको इस तरीके से सोचो। आप उस टाइम आपको नॉलेज होता शेयर मार्केट का, और उस टाइम आप अगर एसबीआई का शेयर खरीद लेते तो कितना फायदा हो जाता। तो कितना परसेंटेज वाइज देखो, 200% का फायदा, 200 से भी ज्यादा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, पता नहीं कब काम आए और कब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके डबल कर लो। हाँ 250%, यश। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। बाकी का ओवरव्यू कल बात करेंगे।